तमिलनाडु में जो पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियां हैं वो पेरियार के सिद्धांत के ही पर ही चलती हैं। और ये दुनिया में बहुत ही कहीं भी बहुत ही मुश्किल से देखा जा सकता है कि एक प्रदेश में दोनों पार्टियां एक ही सिद्धांत को फॉलो करती हों और सत्ता में आती हों। उन्होंने जीवन पर्यंत समाज सुधार के लिए काम किया। उन्होंने जीवन पर्यंत लगातार वंचितों की गरिमा के लिए काम किया। ईवी रामास्वामी पेरियार ने कहा, मुझे धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, अगर भगवान गैर बराबरी भेदभाव की बात करता है या दुनिया का कोई भी धर्म इस पर बात करता है तो मैं उस धर्म को मानने के लिए तैयार हूं। नमस्कार, मैं संदीप यादव। आज मैं ईवी रामास्वामी पेरियार, तमिलनाडु के महान समाज सुधारक के समधर्म के विचार पर बात करूंगा। उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के सिद्धांत पर बात करूंगा, ह्यूमन डिग्निटी मानव सम्मान के सिद्धांत पर या उनके विचार पर बात रखूंगा, और कैसे उनका समधर्म का सिद्धांत सनातन धर्म के सिद्धांत का काउंटर नैरेटिव है, उसकी एक रिप्लाई है, उसका प्रत्युत्तर है। कैसे ईवी रामास्वामी पेरियार ने सिद्ध किया कि कोई भी धर्म तब तक समावेशी या तब तक अंतिम आदमी का धर्म नहीं हो सकता है जब तक कि वो मानवीय गरिमा की बात ना करे, बराबरी की बात ना करे और ऊंच नीच के भेदभाव के अंतर को खत्म करने की बात ना करे। पेरियार के एक कोट से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। ईवी रामास्वामी पेरियार ने कहा, मुझे धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, अगर भगवान गैर बराबरी भेदभाव की बात करता है या दुनिया का कोई भी धर्म इस पर बात करता है तो मैं उस धर्म को मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर कोई भी धर्म गैर बराबरी, हायरार्की और ऊंच नीच के भेदभाव पर, छुआछूत पर बात नहीं करता है तो मैं वैसे धर्म को मानने से इनकार करता हूं। जैसा कि आपको मालूम होगा, ईवी रामास्वामी पेरियार का जन्म एक वैष्णव परिवार में इरोड में तमिलनाडु में हुआ था। इरोड के एक बहुत ही धनी परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके परिवार की जो वार्षिक आय थी वो 20,000 रुपए थी। उस समय जब भारत की इकोनॉमी उतनी बड़ी नहीं थी, जब भारत इतना धनी नहीं था। उनका जन्म 17 सितंबर 1879 को इरोड के तमिलनाडु के इरोड में हुआ था और उनकी मृत्यु 24 दिसंबर 1973 में हुई। एक लंबा जीवन उन्होंने जिया। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि वो एक वैष्णव परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने बाद में एक नास्तिक का जीवन जिया। उन्होंने जीवन पर्यंत समाज सुधार के लिए काम किया। उन्होंने जीवन पर्यंत लगातार वंचितों की गरिमा के लिए काम किया। उनका जो द्रविड़ लोगों के सम्मान के लिए जो संघर्ष था उसको अभी तक याद रखा जाता है। और उसी की खूबसूरती है कि तमिलनाडु में जो पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियां हैं वो पेरियार के सिद्धांत के ही पर ही चलती हैं। और ये दुनिया में बहुत ही कहीं भी बहुत ही मुश्किल से देखा जा सकता है कि एक प्रदेश में दोनों पार्टियां एक ही सिद्धांत को फॉलो करती हों और सत्ता में आती हों। वहां किसी भी पार्टी में ये एक तरह से उनमें साहस नहीं है कि उनके विचारों से अलग जाए। तो क्या थे उनके विचार? ऐसा क्या था कि उन विचारों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ नहीं जाया जा सकता, जबकि तमिलनाडु भारत के सबसे ज्यादा मंदिरों वाला प्रदेश है। धर्म को लोग वैसे ही मानते हैं और धर्म में रुचि रखते हैं, धर्म का पालन करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक न्याय, सेल्फ रिस्पेक्ट, ह्यूमन डिग्निटी और इन सब बातों पर भी उनका जोर है। तो ईवी रामास्वामी पेरियार ने ऐसा क्या किया? एक उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार एक पंचम वर्ग का व्यक्ति, जैसा कि भारत में जो जातियों की व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था से आती है और 4 वर्ण माने जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जो इस वर्ण व्यवस्था से बाहर थे उनको पंचम वर्ण कहा जाता था। तो एक व्यक्ति जो इस वर्ण व्यवस्था के बाहर थे वो सुबह सुबह उनके घर आए और उन्होंने कहा कि थनतई मुझे बताइए कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघे से और शूद्र पैरों से, तो हम पंचम वर्ण के लोग कहां से पैदा हुए? पेरियार बहुत ही तार्किक व्यक्ति थे, बहुत ही रेशनल व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि तुम ही लोग ऐसे लगते हो जो नॉर्मल ढंग से पैदा हुए, जहां से मनुष्य पैदा होता है। पेरियार ने तर्क के आधार पर सारी अंधविश्वास को, सारे कुप्रथाओं को रिजेक्ट किया, सारे धार्मिक पाखंडों को रिजेक्ट किया और उन्होंने अपना एक लंबा जीवन जी के खुद बताया कि धर्म को नकार के भी आदमी एक स्वस्थ
और लंबा जीवन जी सकता है, और जो जो वो विचार जीता है वही उसका जीवन है। पेरियार का ये संदेश था। अब मैं बात करूंगा, पेरियार चूंकि एक व्यापारी परिवार से आते थे, उनका परिवार व्यापार में था और वो बहुत ही धनी थे, और पेरियार किसी भी तरह के राजनैतिक या सामाजिक काम में नहीं थे। उनको ले आने का जिम्मा राजा जी को जाता है, जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनको वो कांग्रेस में ले आए 1919 में। पेरियार कांग्रेस में आए और उन्होंने देखा कि कांग्रेस के भीतर तमाम तरह की अव्यवस्थाएं थीं। वो जिस भी सम्मेलन में जाते बराबरी की बात उठाते, गैर बराबरी के खिलाफ सवाल उठाते, उनको चुप करा दिया जाता। इसी तरह का एक घटना तिरुनेलवेली तमिलनाडु में हुई, जहां एक स्कूल में ब्राह्मण बच्चों को अलग बैठा के खाना खिलाया जाता था और जो शूद्र बच्चे थे उनको अलग खाना बैठाकर खिलाया जाता था। ऐसी व्यवस्था को देख के पेरियार ने आंदोलन खड़ा कर दिया या इसका विरोध किया। कांग्रेस में उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। 1925 में उन्होंने औपचारिक रूप से कांग्रेस छोड़ दी। उनको लगा कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं वंचितों की बातों को उठाने का दिखावा करती है और उसको गंभीरता से नहीं उठाती है, उतना ही उठाती है जिससे वो एक लिप सर्विस कर सके, दिखा सके कि हम उनकी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत में उनके जीवन में बदलाव नहीं चाहती है। पेरियार ने बहुत कम समय तक वो कांग्रेस में रहे, 1919 से 1925 तक। इसी बीच में उन्होंने एक महत्वपूर्ण आंदोलन में भाग लिया और वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वाइकम सत्याग्रह, वाइकम एक जगह है जो अभी के केरला में पड़ती है, और अभी का केरला 1956 में राज्य बना और उससे पहले वो मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। वो उस हिस्से में वाइकम में पेरियार पहुंचे और उन्होंने एक सत्याग्रह किया, आंदोलन किया। और वो आंदोलन क्या था? आप जब इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे, उनको उलट कर देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वाइकम में एक मंदिर है और उस मंदिर के बाहर सड़क पर शूद्रों और अतिशूद्रों का प्रवेश वर्जित था। मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर के सड़क से भी वो नहीं गुजर सकते थे। इसके लिए आंदोलन हुआ और यह आंदोलन बहुत लंबा चला। पेरियार ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस आंदोलन में सबसे लंबे समय तक जेल में सजा काटी और उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर बनने से इनकार कर दिया। वो आम प्रिजनर की तरह उन्होंने तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उसको झेली और उसका सामना किया। 74 दिन तक जेल में रहे, फिर वो वापस आए और अंत में उस सड़क पर शूद्र और अतिशूद्रों की एंट्री उन्होंने दिलवाई। बाद में यह आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन बना, जिसमें नारायण गुरु, केरल के महान समाज सुधारक नारायण गुरु, महात्मा गांधी और तमाम बड़े लोगों ने इसमें भाग लिया। और बाद में त्रावणकोर के राजा को इस आंदोलन को देखते हुए शूद्रों और अतिशूद्रों को उस मंदिर में भी एंट्री देनी पड़ी। तो यह था पेरियार का एक छोटा सा शुरुआती जीवन का आंदोलन, जिससे उन्होंने अपनी राजनीतिक और सामाजिक समझ को तेज किया। बाद में उन्होंने उनका जो मुख्य समाज सिद्धांत था वो सेल्फ रिस्पेक्ट का सिद्धांत था। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान का सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत जिसमें वो गैर बराबरी को नकारते थे, ह्यूमन डिग्निटी को सबसे ऊपर रखते थे, मानव सम्मान, मानव जीवन को सबसे ऊपर रखते थे। वो उनका मानना था कि अगर मानव को मानव की तरह ट्रीट किया जाए तो उसमें असीम संभावनाएं हैं और वो दुनिया को खूबसूरत बनाने में, बेहतर बनाने में एक से एक बेहतर विचारों को जोड़ सकता है, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके इस दुनिया को और भी खूबसूरत बना सकता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि भारत की तुलना में यूरोप कितना आगे है, वहां की आबादी कितनी कम है, उसके बावजूद वो हमसे कितना साइंस में, टेक्नोलॉजी में, साहित्य में कितना आगे हैं। छोटे से छोटा सा देश बड़े बड़े पुरस्कार जीतता है, बड़ा बड़ा काम कर रहा है, बड़े बड़े पेटेंट कर रहा है। पेरियार का मानना था कि हम एक ही मांस और रक्त से बने हुए हैं, आदमी जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। आदमी के विचार ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि विचार ही व्यक्ति अपना जीता है। तो जैसा वो अपने को सोचकर बनाता है, अगर वो एक व्यक्ति को अपने से कमतर आंकने लगता है तो अपने में श्रेष्ठता भाव पैदा करता है और वो श्रेष्ठता भाव उसके श्रेष्ठता को अहंकार में परिवर्तित करता है और उस व्यक्ति के प्रति विद्वेष से उसको भरता है। तो ये विद्वेष उस व्यक्ति से उससे दूरी बनाता है और ये सामाजिक दूरी कहीं ना कहीं समाज में एक विघ्न पैदा करती है, एक मुश्किल खड़ा करती है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब था कि सभी के लिए रिस्पेक्ट, और वो पाया जा सकता था, उसको अचीव किया जा सकता था हायरार्की, सामाजिक जो हायरार्की है, ऊंच नीच का भाव है, उसको खत्म करके
सभी को एक साथ उनके साथ समान व्यवहार करके, एक माने अंतरजातीय शादियां करके, एक साथ खान पान की व्यवस्था करके, एक साथ रहने की व्यवस्था करके, और ये सब कुछ एक सामाजिक आंदोलन था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। और ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट था, इसको द्रविड़ पहचान से पेरियार ने इस आंदोलन को जोड़ा। और जस्टिस पार्टी, जो तमिलनाडु में ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ अस्तित्व में आई हुई एक पार्टी थी, जो 1916 में बनी, जिसे 3 लोगों ने बनाया, सी नटेसन, सेट्टियार और नागेसन, इन 3 लोगों ने उस पार्टी को बनाया था, टी नटेसन। और इन तीनों ने, टीएम नायर, नटेसन और सेट्टियार, इन तीनों ने उस जस्टिस पार्टी को बनाया था। और इस पार्टी को बनाने का आधार यही था कि जो तमिलनाडु की व्यवस्था थी प्रशासनिक, उस समय की प्रेसिडेंसी में, उसमें जो वर्चस्व था वो ब्राह्मण समाज के लोगों का था। तो ब्राह्मण डोमिनेशन के खिलाफ भी पेरियार ने आंदोलन किया। और उससे पहले जस्टिस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया और वो सत्ता में आई और उसने रिजर्वेशन शुरू किया। जस्टिस पार्टी ने फॉर्मली 1939 में पेरियार के काम को देखते हुए जस्टिस पार्टी का उनको अध्यक्ष बना दिया। और बाद में पेरियार ने जस्टिस पार्टी का नाम बदल के 1944 में द्रविड़ कजगम, डीके, जो अभी भी एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में तमिलनाडु में काम करता है, बनाया। जीवन पर्यंत ईवी रामासामी पेरियार सांस्कृतिक सामाजिक रूप से एक्टिव रहे। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर राजनीति में नहीं जाऊंगा और राजनीति में जाके मुझे समाज नहीं बदलना है, मुझे समाज को सामाजिक आंदोलन और सांस्कृतिक आंदोलन से बदलना है। द्रविड़ पहचान ही सबसे महत्वपूर्ण पहचान है, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति ही सब कुछ है, हमको इसको बचाना है और इसके माध्यम से अपने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना है। ईवी रामासामी पेरियार का यह सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन अद्भुत आंदोलन के रूप में उभरा और उसने पूरे तमिलनाडु को बदल दिया। भारत जब आजाद हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई और उसके बाद उसके मुख्यमंत्री बने, जो संयोग से ओबीसी कम्युनिटी के थे। उन्होंने भी कई तरह के जो सामाजिक माने जितने भी नीतियां बनाई जा सकती थी समाज को सुधारने की, उनको बनाई। उसके बाद पेरियार के ही जो शिष्य थे, सीएन अन्नादुरई, वो उनसे एक छोटे से मतभेद पर अलग होकर उन्होंने डीएमके बनाई और वो सत्ता में आए 1969 में। और उन्होंने मद्रास स्टेट का नाम बदल के तमिलनाडु भी किया। तमिलनाडु माने तमिल लोग, नाडु माने घर, तमिल लोगों का घर। और ये राज्य अस्तित्व में आया 1969 में। उससे पहले केरल 1956 में तमिलनाडु मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग होकर बन चुका था। तमिलनाडु अस्तित्व में आता है और उसके बाद पेरियार की ही धारा के लोग सारे सत्ता में अभी तक रहते हैं। पेरियार के सीएन अन्नादुरई से करुणानिधि चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उनसे टूट के एआईडीएमके, डीएमके से टूट के एआईडीएमके बनती है, जो डीएमके का एक धड़ा होती है। उसके बाद जयललिता, एमजी रामचंद्रन, जयललिता, करुणानिधि, और यही सत्ता में बार बार बदलते रहते हैं। उसके बाद उन्हीं पार्टियों के नेता आते हैं, लेकिन विचारधारा ईवी रामासामी पेरियार की ही रहती है। अब मैं वापस उनके मुख्य सिद्धांत पर आता हूं, समधर्म का सिद्धांत। उन्होंने धर्म को कभी रिजेक्ट नहीं किया, ऐसा लोग अफवाह उड़ाते हैं। उनकी पत्नी की मृत्यु, पहली पत्नी की मृत्यु, नागम्मई की मृत्यु, जब वो 54 साल के थे उस उम्र में हुई। उसके बाद उनकी एक जो सामाजिक कार्यकर्ता थी मनी अम्मई, उनके साथ उन्होंने 69 साल की उम्र में शादी की और उसके बाद 25 साल तक उनके साथ उनका जीवन चलता रहा। वो उनका देखभाल करती थी, उनका तमाम तरह की उनके शरीर और स्वास्थ्य का ख्याल रखती थी। मनी अम्मई के साथ उन्होंने एक वैवाहिक जीवन गुजारा, लेकिन कई तरह के लोग उत्तर भारत में उनके ऊपर आरोप लगाते हैं जो निराधार और बहुत ही खराब है। इससे उन्होंने अपने एक रिश्ते को आयाम दिया, पहचान दिया। वो एक निहायत ही ईमानदार व्यक्ति थे। ईवी रामासामी पेरियार ने तमाम सांस्कृतिक और सामाजिक काम किए, जिसमें जितनी भी कुप्रथाएं थीं उसमें उन्होंने लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता लाने की कोशिश की। उसमें जितने भी नशीले पदार्थ थे उसके खिलाफ आंदोलन उन्होंने गांधी के साथ मिलकर, उनकी बहन और पत्नी ने, जो दक्षिण में उस समय नशे का प्रभाव था उसको कम करने के लिए, शराब के प्रभाव को कम करने के लिए आंदोलन किया। एक बार उनके क्षेत्र में प्लेग आ गया, प्लेग में सारे लोग भाग गए, लेकिन पेरियार वहां लोगों की सेवा करते रहे, इरोड में ही रहे, वो कहीं नहीं गए और वो मरीजों की सेवा करते रहे और उसमें स्वस्थ रहे और लोगों को उन्होंने ज्यादा से ज्यादा संख्या में बचाने की कोशिश की।
उनका जो सम धर्म का भाव है वो मानवीय गरिमा की बात करता है, बराबरी की बात करता है, गैर बराबरी के खिलाफ वो अपने बात रखता है। तो ये जो सम धर्म है, पेरियार ने कहा कि कुछ भी इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, केवल चेंज ही एक ऐसी चीज है, परिवर्तन ही एक ऐसी चीज है जो स्थायी है, बाकी कुछ भी स्थायी नहीं है। जबकि सनातन धर्म कहता है कि वो बहुत अनादिकाल से चला आ रहा है। तथागत बुद्ध ने भी यही कहा कि परिवर्तन ही एक सत्य है, परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी व्यवस्था है, बाकी कुछ भी स्थायी नहीं है। पेरियार भी यही कहते हैं, पेरियार यही कहते हैं कि ये जो समता का भाव है, बंधुत्व का भाव है, जो न्याय का भाव है, जो सोशल जस्टिस है, यही सब कुछ है। ये बिना सोशल जस्टिस के, बिना प्रेम के, बिना बंधुत्व के, बिना करुणा के, बिना मैत्री के कोई भी धर्म एक समावेशी धर्म नहीं हो सकता है, एक सफल धर्म नहीं हो सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो प्रोपेगेंडा किया जाता है ईवी रामासामी पेरियार के खिलाफ कि उन्होंने धर्म को नकारा, ऐसा नहीं है। उनका नाम ही रामासामी रखा गया था इसलिए क्योंकि वो एक बहुत ही पूजा पाठ करने वाले परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके भाई का नाम कृष्णा स्वामी था, लेकिन बाद में उन्होंने धर्म को वैज्ञानिक नजर से, तार्किक दृष्टि से देखा और उन्होंने उसकी कमियों को उजागर किया। और कमियों को उजागर करना कहीं से भी कोई गलत बात नहीं है। इसलिए हमें पेरियार को बार बार पढ़ने की जरूरत है, उनको याद करने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है और उनके विचारों को दूर दूर तक जितने भी विकास के क्रम में पीछे छूट गए समाज हैं उनमें उनको फैलाने की जरूरत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप